जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और उनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है फाइनल, उन सभी लोग के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं हम मैथ का। ठीक है बाबू, 2023 का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, इसमें से भी अधिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि के किस मान के लिए बिंदु है इतना से इतना संरेख है। ठीक है बाबू, तो हम लोग जानते हैं संरेख कब होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, यानी संरेख कब होगा बाबू, देखिए इस फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पे जब एक त्रिभुज बन गया बाबू, यहाँ पर मान लीजिए एक शीर्ष इसका दिया है इतना। ठीक है बाबू, इसका शीर्ष दिया है इतना और इसका शीर्ष दिया है इतना और तीनों बराबर आ जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, और तीनों बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब तीनों बराबर आ जाएगा। तो यह त्रिभुज आपस में क्या है, तो संरेख है। ठीक है बाबू, तो इसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, सिर्फ आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ पर भी कोई डाउट होगा तो आप सभी लोग कॉमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए हम तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सर्वप्रथम हम तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं एक बिंदु, दो बिंदु, एक तीन बिंदु दिया है। ठीक है, तो तीन बिंदु दिया है, जब यहाँ पे देखिए एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है। ठीक है बाबू, तो इसमें कुछ रिएक्शन है ना, यानी रिलेशन है ना बाबू। तो जब इसका रिलेशन होगा तो क्या होगा, त्रिभुज ना बनेगा। ठीक है, और चार बिंदु दिया रहता है बाबू तो क्या बनता है, चार बिंदु रहता तो एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है, या कोई भी चतुर्भुज बनता, समानांतर होता है या कोई भी होता है, लेकिन एक चतुर्भुज होता ना। तो यहाँ पे तीन गो रिएक्शन दिया है तो उसके लिए यहाँ पे त्रिभुज का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं x1 और y1। तो x1 के जगह पे बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, y1 का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो x1 का मान 1, y1 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। और x2 का मान बाबू कितना हो जाएगा, x2 और y2 का मान, तो x2 का मान बाबू 3 हो जाएगा। ठीक है, y2 का मान बाबू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, अब तथा x3 y3 भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। ठीक है बाबू, तो x3 और y3 का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हुआ है तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग नीचे स्टेप में चलते हैं। तो नीचे स्टेप में जाने से पहले हम लोग चूंकि जानते हैं कि तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है बाबू, ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, आप सभी लोग इसको फार्मूला को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आप सभी लोग को एग्जाम फाइनल में 5 नंबर में या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपको दिखने को ही मिलेगा इससे रिलेटेड, इसी फार्मूला पे बनेगा वो। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग जब कर लिए तो देखिए कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जिसका मान है उसको हम लोग रख देंगे, यानी उसको पोट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 1/2 यहाँ पे रख दिए। x1 का मान बाबू कितना था हम लोग का, 1 था। ठीक है, y2 का मान कितना था बाबू, तो k। y3 का मान बाबू 4, तो k-4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। x2 का मान बाबू कितना है, तो 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है, y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान हम लोग का बाबू 4 है, y1 का मान कितना है बाबू, 1 है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए, कोई इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं बाबू। ठीक है, या तो 5 नंबर में पूछ देगा या तो 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे
प्लस x3, तो x3 का मान बाबू कितना है -1 है। y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का मान बाबू 1 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई डाउट हुआ है तो आप सभी लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है बाबू, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। और देखिए अब जब यहाँ तक हम लोग आ गए तो इससे नीचे जब हम नीचे स्टेप में चलेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1/2 हो जाएगा। और के में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 4 -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है तो उसको हम लोग हटा दिए, यानी 4 में से 1 गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, पहले से ही है यहाँ पर 3। ठीक है बाबू, ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, -1 पहले से है तो -1 यहाँ पे हम लिख देंगे। और 1 माइनस के, तो जब इसमें से हम के को घटाएंगे तो बाबू क्या आ जाएगा, के बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम के लिख देंगे। कोई यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक ये इस स्टेप में किसी को कोई डाउट हुआ है तो आप सभी लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ पर एक गो के है, एक यहाँ पर 2 गो के हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 के हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अब बोलिएगा यहाँ पे सर 5 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देखिए बाबू, यहाँ से ऐसे आया कि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है बाबू, जब आप सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा, और जब इसको कटाइएगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। एक बार इसको आप सभी लोग रिविज़न जरूर कर लीजिए, अपने कॉपी पर बना लीजिए। ठीक है, उसको ज़रूर आप सभी लोग बना लीजिए। और जब -2 आ गया तो यहाँ पे लिख देना है लास्ट में कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, -2 है। ठीक है, और आप सभी लोग इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, पारापारी एक का निकाल कर बना सकते हैं, तो उसमें भी जब निकालिएगा ना तो सबका -2 ही आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, आप सभी लोग पारापारी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप सभी लोग इसे अच्छे से देखिएगा, कोई हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध करे कि cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 80 डिग्री, ये बराबर में 4। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया है बाबू। ठीक है, देख सकते हैं 2023 का ये क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आप सभी लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से। ठीक है, आप सभी लोग को पता है ना, यहाँ से जो यहाँ तक है तो ये LHS है, और जो 4 है तो ये 4 RHS है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है बाबू, LHS को हम लोग लिखेंगे पहले। सर्वप्रथम LHS को लेंगे, तो LHS में क्या क्या है, cos 10 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री। क्यों, सबको सजा कर लिखेंगे क्योंकि उस दोनों के बीच में रिलेशन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर 10 डिग्री है, अब कितना बचा बोलेगा कि सर यहाँ पे cos स्क्वायर 10 डिग्री है, यहाँ पर 20 है, तो आप यहाँ पे 80 क्या है लिखे हैं। ठीक है, तो इसका भी हम जवाब दे रहे हैं बाबू। देखिए जब cos स्क्वायर 10 डिग्री हम यहाँ पे 20 लेंगे तो 20 और 10 जब जोड़ेंगे तो 30 न होगा, इसके बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, हमको कुछ रिलेशन लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 80 ले लिए, तो 80 या प्लस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 आ जाएगा, तो इसमें कुछ रिलेशन आ गया, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन आ गया ना बाबू। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ रिलेशन लेकर आना है। ठीक है, यानी 90 डिग्री किसी भी तरह आ जाए। ठीक है, अब देखिए अब अगला स्टेप में हम यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 70 लेंगे तब ना, 70 20 90 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं न हो रहा है, यहाँ पे इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं न हो रहा है, यानी आपको किसी भी तरह से 90 लाना है। ठीक है, किसी भी तरह से आपको 90 लाना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो मान है, अगला हम लोग का मान यहाँ पर दिया ना कि cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी cos स्क्वायर 30 डिग्री, तब 30 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा क्या,
किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का, मतलब नेक्स्ट इसी में कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाए, तो 50 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पुनः चालू करके देख लीजिएगा, जहाँ पर भी डाउट होगा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए, उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे मैसेज कर दीजिए, मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है यानी नीचे वाला स्टेप पे हम लोग बात करते हैं। नीचे क्या दिया है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे जब 80 हमको लाना है, ठीक है बाबू, यहाँ पे जब हमको 80 लाना है तो कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से 10 जाएगा तो 80 आ जाएगा। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, किसी को कोई डाउट? अरे भाई हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यानी कॉस, देखिए यहाँ पे हम समझिए कॉस स्क्वायर 80 डिग्री है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10, यानी 90 में से 10 जाएगा भाई 80 हो जाएगा। कोई डाउट? ऐसा भी लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा स्टेप है, तो दूसरा भी स्टेप में यही रूल फॉलो होगा। दूसरा में हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा में हम लोग को लेना है 70। क्या लेना है बाबू? 70। यहाँ पे जो पहले से है ऑलरेडी वो उसको नहीं छूछाछ करना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री ये रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 में से 20 जाएगा तो 70 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो नीचे वाला स्टेप है, तो नीचे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम लोग नहीं छूएंगे, 30 डिग्री सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 90 में से 30 घटाकर यहाँ पे मतलब क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 60 आ जाए, ठीक है। हमको 30 मतलब ये नहीं पता है कि हमको कैसे घटाए, ठीक है। हमको ऐसा घटाना माना है कि यहाँ पे 60 आ जाए, 90 में से ही घटेगा, ठीक है। तो 90 में से अगर हम लोग 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर जो 40 डिग्री है उसको हम लोग सेम रहने देंगे, यानी उसको छूछा नहीं करना है। जो फर्स्ट में दिया है उसको हम लोग छूछा नहीं करेंगे, जो बाद में दिया है यानी जो 50 यहाँ पर आया ना, तो हम लोग इसको सोचना है, अपने से थोड़ा दिमाग लगाना है कि 90 में से कितना घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अगर 90 में से 40 घटा रहा है तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो ऐसे ही इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है बाबू। अब देखिए जो अगला स्टेप हम लोग का है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में इतना बराबर इतना, ठीक है। अब कितना बच्चे को मन में डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री कहाँ से ला दिए? सोचिए, ज़रा सोचिए आप अच्छे से, कहाँ से आ गया, सोचिए अच्छे से। देखिए तो आप सभी लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। सभी लोग को पता है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा, सॉरी हम गलत बोल दिए, कोई बात नहीं। देखिए अब सभी लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ओहो सॉरी, देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना जी, ठीक है। तो देखिए जो हम यहाँ पे वैल्यू लिए हैं यानी कॉस स्क्वायर है यहाँ पे 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर में कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ये सेम है, थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार इस सब में भी आ गया है, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप सभी लोग को, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है आप सभी लोग को। हम नीचे वाला लाइन में चलते हैं, तो नीचे वाला लाइन में चलेंगे तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप सभी लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर इसमें संबंध है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी संबंध है, यानी दोनों का जो थीटा है सेम है ना, तो इसलिए इसमें भी संबंध है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी 30 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, तो 4 गो है, तो 4 बार अगर हम लोग एक एक लिखेंगे 1 + 1
+1 + 1, ठीक है। तो इसका बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। हम लोग को ले आना क्या था बाबू, देखिए हम लोग को ले आना था क्या, तो 4 ही लाना था, ठीक है। तो यानी हम लोग को LHS से उठाकर चलना है, LHS से उठाकर चलिएगा तो RHS आ जाएगा। यही हम लोग को क्या करना था बाबू, प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई भी डाउट हुआ है तो आप सभी लोग संपर्क करिए। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है यहाँ पे 3 नंबर, इसमें हम लोग का बात किया है कि यदि cos A बराबर 4/5 है तो cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करें, ठीक है बाबू। तो आप सभी लोग को पता है, आप सभी लोग एक ये ट्रिक पढ़े होंगे, लाल बटा काका, ठीक है बाबू। लाल बटा काका पढ़े होंगे। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कॉस थीटा दिया है, यानी 4 इसका क्या है बाबू, तो 4 इसका क्या है बाबू, आधार है, ठीक है। और 5 क्या है बाबू, तो इसका कर्ण है, ठीक है। 5 क्या है बाबू, तो इसका कर्ण है। तो आधार दिया है, कर्ण दिया है, ठीक है बाबू। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, cot A प्लस साइन A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि चूंकि cos A बराबर इतना दिया है, ठीक है, इसलिए साइन A बराबर, साइन A का फॉर्मूला मतलब साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर हो जाता है ना 1 - cos A² थीटा, ठीक है। तो थीटा के जगह पे A आ गया है, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब आप सभी लोग परेशान मत होइएगा, थीटा के जगह पर ही ये क्या आया है, A आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन A बराबर √1 - cos A² A आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग को जो मान दिया है उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। देखिए तो अंडर रूट ये हो जाएगा 1 - cos A का मान कितना दिया है, cos A का मान 4/5 दिया है, ठीक है। तो 4/5 यहाँ पे फॉर्मूला में होता है cos A² है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। जब हम लोग एक है इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर है तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम लोग पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 - 4/5 का होल स्क्वायर, नहीं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाबू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसलिए मल्टीप्लाई होता है, आप सभी लोग को पता है। तो 25 हो जाएगा ऊपर, -16 बटा में 25 अंडर रूट रह जाएगा। तो 25 में से 16 जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, √9/25, ठीक है। यानी सब पे रूट रहेगा, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 3 हो जाएगा, 25 का 5 यानी 3/5। देखिए यहाँ पर आ गया है 3/5, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 3/5 आ गया बाबू, ठीक है। अब देखिए जो अगला स्टेप है यहाँ पर, इसलिए cot A बराबर cos A बटा sin A होता है। cot बराबर क्या होता है बाबू, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। आप सभी लोग को पता है कि cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए जब इस तरह से हो जाएगा cot A बराबर इतना, तो कुछ करना नहीं है, 4/5 cos A का मान दिया है और साइन A का मान हम लोग को यहाँ पे निकल गया 3/5, ठीक है बाबू। जब देखिए एक तरह से यहाँ पे समझा दे रहे हैं 4/5, ठीक है, और 3/5 इस तरह का आपका मैथ बनाने आता होगा। कि देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला है ऊपर आ जाता है, तो 4 × 5 हो जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा तो 5 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 4/3 बचेगा, ठीक है। 4/3 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/3 आ गया है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे 4/3 आ गया है, तो हम लोग को प्रश्न में बाबू क्या बोला है, प्रश्न में हम लोग का बोल रहा है, हम लोग का 4/3 किसका मान आया है, cot A का मान आया है, ठीक है। हम लोग sin A का मान यहाँ पे 3/5 लिए। हम लोग का प्रश्न में बोला है कि cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, अब हम लोग जब दोनों का मान निकाल दिए तो दोनों को हम लोग को जोड़ना है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे cot A प्लस sin A, ठीक है। तो cot A का मान हम लोग का है 4/3, अब प्लस है प्लस हो जाएगा, sin A का मान कितना है 3/5, ठीक है। तो जब नीचे वाला का हम लोग लॉसा लेंगे तो लॉसा कितना हो जाएगा बाबू, 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 15 लेंगे तो इसमें 3 × 5 = 15, 5 × 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। प्लस में 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। 20 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नीचे 15 है तो 15 यानी 29/15 इसका क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक कि किसी को समझने में कोई डाउट हुआ होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, जितना भी हम क्वेश्चन बतला रहे हैं आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 2 नंबर में सभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाएं कि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप है, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे फिगर बना दिया है, वहाँ पे आप जब एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में फिगर नहीं देगा, ठीक है बाबू। यही सिर्फ आपका परिभाषा रहेगा, ठीक है। परिभाषा के अनुसार ही आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिगर बना दिया है तो हम लोग के लिए बहुत ही इजी कर दिया है। देखिए हम लोग पहले फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न में क्या बोला है बाबू, ABCD, ठीक है। यानी ABCD जब भी बनेगा तो एक चतुर्भुज बनेगा, कोई भी चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो या समलंब चतुर्भुज हो या कोई भी हो, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ABCD कहाँ पर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है ABCD, ठीक है। तो यहाँ तक AB, ठीक है बाबू, CD। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ABCD है यह कैसा चतुर्भुज है बाबू, तो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसी में बोला है कि AD के बढ़े भाग, देखिए अब यहाँ पे AD है, AD का इसका बड़ा भाग यानी DE, ठीक है। AD का बड़े भाग ये ना है तो मान लीजिए हम DE बोल दिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवं बिंदु है तो BE। अब देखिए यहाँ पे BE कहाँ है, BE यानी नीचे से अंतिम वाला, ठीक है, BE, ठीक है। और CD यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, CD को F पे यानी F यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है बाबू, समझिए आप सभी लोग। मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, और यहाँ से कोई यहाँ से बीचों बीच काट देगा तो इसको 2 भागों में बांट दिया, इधर 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 इधर, तो 4 भाग में बांटा गया, ठीक है। यानी मतलब 2 भागों में जो बांटेगा उसी को, उसका जो मेन पॉइंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे F जो है, F यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर दे रहा है, ठीक है। तो वही बोला है, तो दिखाए कि त्रिभुज ABE। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कहाँ पर है, ABE, ठीक है। देखिए ABE यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है बाबू। देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं ABE यानी ABE, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक और इसी में बोला है कि त्रिभुज CFB यानी C यहाँ से यहाँ FB, ठीक है। तो इसको हम लोग को समरूप दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है, या डायरेक्ट ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हल में यहाँ पर हल लिखना है, हल लिखने के बाद यहाँ पर दिखना है कि त्रिभुज ABE और इतना में, ठीक है। जो त्रिभुज में हम लोगों को समरूप दिखाना है, यानी जो त्रिभुज को हम लोगों को क्या करना है, समरूप दिखाना है, तो उसको हम लोग लिखना है कि हल। उसके बाद लिखना है कि उसी त्रिभुज में, यानी मान लीजिए जो भी त्रिभुज दिया है उसी त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो ठीक है। देखिए ABE और CFB में चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे कोण A, ठीक है, बराबर कोण C कैसे भाई, तो देखिए यहाँ पर रीजन भी है, आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है बाबू, ठीक है। वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, ठीक है। कहाँ से, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, ठीक है बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, ठीक है। आप सभी लोग को पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को यहाँ पे दिया है कि कोण ABE, ठीक है। हम लोग देखेंगे पहले कोण ABE है क्या है, तो ABE ऊपर यानी ये कोण, ठीक है, ABE बराबर कोण CFB यानी ये कोण, ठीक है। तो मतलब कैसे ये बराबर हुआ, तो आप सभी लोग को पता है कि समानांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, ठीक है।
तो एकांतर कोण इसमें क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से ये बाबू आपस में बराबर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि समरूप के लिए दो भी नियम रहेगा तो वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम के लिए 3 नियम चाहिए। आप सभी लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो सर्वांगसम के लिए 3 नियम चाहिए, लेकिन समरूप के लिए 2 भी नियम मिल जाता है तो वो आपस में क्या हो जाता है बाबू, समरूप हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 हम लोग का नियम मिल गया, इसलिए दोनों एंगल मिला है यानी दोनों कोण मिला है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बाबू, समरूप है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं बाबू। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना बाबू, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा। यहाँ पे दिया है 2 नंबर में। ठीक है, लेकिन ये पूछेगा जब भी आपके एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया है, यानी ABC और एक PQR त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बाबू, तो सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए हम लोग को कितना नियम चाहिए बाबू, तो 3 नियम चाहिए। ठीक है, समरूप के लिए कितना नियम चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 2 चाहिए। 2 भी मतलब समरूप के लिए रह जाएगा तो वो हो जाएगा, और 3 भी रहेगा तो हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए मतलब सिर्फ 2, 3 भी रहेगा तो समरूप हो जाएगा, 2 भी रहेगा तो हो जाएगा। परंतु जो ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम के लिए 3 नियम रहना अनिवार्य है। ये 2 नियम रहेगा तो उसमें नहीं उठाएगा, यानी 2 नियम पे ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बाबू, देखिए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो बनाया है, सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है कि दिया है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR इस प्रकार से कि AR का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब क्या होता है बाबू, एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR। ठीक है बाबू, ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्यों नहीं डाउट, क्योंकि यहाँ पे दिया है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, यानी दे दिया है कि शुरुआत में बोल दिया कि 2 समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है बाबू, तो आपस में बराबर है तो वहीं पर तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि सिद्ध करे कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब कितना बच्चा सोचेगा कि हमको क्या सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो कुछ नहीं करना है, 2 त्रिभुजवे दिया है तो दोनों को ही न सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में यहाँ पे हम लोग जब चलेंगे तो देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का, तो इसलिए जब मतलब दोनों आपस में समरूप है तो इसलिए एरिया त्रिभुज ABC का एरिया PQR का बट्टा में हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर हो जाएगा ना जी, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में जब समरूप है तो उनके भुजाओं का वर्ग आपस में क्या होता है, बराबर होता है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है बाबू, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, उसी प्रकार BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर हो सकता है, कोई डाउट। ठीक है, अब उसी प्रकार AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर हो सकता है। आपस में जब ये दोनों समरूप है तो इसके जो भुजा का वर्ग यानी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए सब भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए जो आगे हम लोग का दिया है, आगे थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए आगे जो बोल रहा है कि क्योंकि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू, आप सभी लोग 10th क्लास में, आप सभी लोग समझिए। समानुपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ए समानुपाती P। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों आपस में क्या है, यानी ए जो है P के बराबर है, जो P है वो A के बराबर है। ठीक है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू, तो एक समानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका उल्टा हो जाता है, यानी इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है बाबू, यानी व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरा हो गया, समानुपाती दूसरा हो गया। समानुपाती को हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब जो समान,
ठीक है, यानी दोनों बराबर, यानी ए कहेगा कि हम तुम्हारे बराबर है पी के, ठीक है बाबू, और ए बोल रहा है कि हम तुम्हारे बराबर है पी के, तो पी भी कहेगा कि ना हम भी बराबर हैं तुम्हारे ए के, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है बाबू। तो वहीं हम आप सभी लोग को बतला ही दिए हैं कि जब दोनों समरूप है तो उसकी भुजाओं का जो वर्ग है आपस में बाबू बराबर होता है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ ई वाला जो टॉपिक है, मतलब ई वाला जो लाइन है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, हम इसको पुनः बतलाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है 2 नंबर या 5 नंबर में, आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है बाबू, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब जो आगे वाला टॉपिक दिया है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए AB² बटा PQ² बराबर PC² बटा QR² AC² बटा PR² कहाँ से आया? तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और इतना, मतलब जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो बराबर जब है तो उनके भुजाओं का वर्ग आपस में भी बराबर होगा। हम सभी लोग को पहले से ही पता है, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बाबू। इसलिए अतः AB² बराबर PQ² भी लिख सकते हैं, या AB बराबर PQ भी लिख सकते हैं। किसी को कोई यहाँ तक डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास का ही टॉपिक है, ठीक है बाबू। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग इसको तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, BC² बराबर QR² को BC बराबर QR। जब इसको हम लोग इस तरह लिख दिए तो इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि AC² बराबर PR² या AC बराबर PR। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट अब आएगा अगला स्टेप हम लोग का, तो अब यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा AC बराबर PR, मतलब 3 गो इसमें मेन पॉइंट मिल गया कि AB बराबर PQ, ठीक है बाबू, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR, ठीक है बाबू। इसमें 3 नियम मिल गया, मतलब 3 गो नियम मिल गया। हम आपको शुरू में ही बोले हैं कि सर्वांगसम के लिए 3 नियम चाहिए, इसमें 3 नियम मिल गया। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट में बतलाएं कि जब 3 नियम ये मिल गया यहाँ पर, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है बाबू। आप सभी लोग फटाफट कमेंट में जरूर बतलाएं कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब 3 नियम मिल गया तो ये त्रिभुज आपस में भी सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कैसे? तो तीनों भुजा है, यानी भुजा 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 से, ठीक है, यानी साइड 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 से, ठीक है बाबू। यहाँ तो किसी को कोई समझने में डाउट हुआ है तो आप सभी लोग कॉमेंट में ज़रूर बतलाएँ, हम उसको सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए बाबू ये मैथ है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, पक्का है कि रहेगा, ठीक है बाबू। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग को बोला है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो Q और R पर एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, तो कोण QPR की माप बताएं, ठीक है बाबू। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है बाबू, यहाँ से O से Q एक इसका त्रिज्या है, O से R भी एक त्रिज्या है, और इसके बीच में 130 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। और जो Q से एक स्पष्ट रेखा जा रही है P तक, और R से भी एक स्पष्ट रेखा जा रही है P तक, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोग को। देखिए हम जानते हैं QR जीवा भी हो सकता है ना, तो QR जीवा हो जाएगा, और कोण ROQ यानी ROQ बराबर 130 डिग्री दिया है, ठीक है, ROQ बराबर 130 डिग्री दिया है बाबू। हम लोग का कोण क्या पूछ रहा है? तो कोण पूछ रहा है कोण QPR, यानी हम लोग का ये कोण पूछ रहा है, ठीक है बाबू। हम लोग का क्या कोण पूछ रहा है? तो ये वाला कोण पूछ रहा है QPR, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा बाबू, ठीक है। तो देखिए कोण QPR बराबर, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पूरा यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो टोटल इस पे रैखिक पे डिग्री का कोण बनता है बाबू, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, आप सभी लोग को पता है।
तो 180 डिग्री का बनता है, पहले से ही 130 दिया है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, आप सभी लोग बताएं जल्दी कमेंट में कि क्या करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि रैखिक युग में से किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, परंतु यहाँ पे 130 डिग्री पहले से ही दिया है, हमको ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोग को पता है कि 180 में से 130 को हम लोग घटा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर बाबू क्या आ जाएगा 50। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जाइए आराम से मैथ में सब बना कर आइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इतना से इतना का मशक ज्ञात करें। ठीक है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले ही हैं, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको बना भी लेंगे, तो इसको हम छोड़ देगा, आप सभी लोग बना लीजिएगा, टाइम लगेगा बहुत बाबू, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मौसम तो है, आप सभी लोग बनाई ही किए होंगे, कमेंट में जरूर बताएं, इसको छोड़ दें, इसको हम छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है, और नहीं जिससे बनेगा वो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बतला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि इतना एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बाबू। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, देखिए हम समझा दे रहे हैं, आप सब लोग इसको बनाए हुए होंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग को मान लेना है, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5 माइनस आर इजक्वल टू 2√3, यहाँ 5 माइनस आर दो परिमेय संख्या का अंतर है, अतः यह परिमेय संख्या है। संख्या 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है। ठीक है, यानी पहले संख्या में जो था परिमेय संख्या था, और अब ये जो आ गया तो ये अपरिमेय संख्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यानी ये संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी ये मान्यता गलत है, जो हम लोग यहाँ पे माने हैं कि परिमेय संख्या, यानी इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसलिए 5 माइनस 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध हो गया। उसके नीचे लिख सकते हैं प्रूफ, या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बाबू, अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना को इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा। कुछ करना नहीं है, आप सब लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें बतलाने वाला कुछ लग ही नहीं कर रहा है, आप सब लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम सोच रहे हैं सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, और अब तो टाइम बचा नहीं है हम लोग के पास, तो यही हम सोच रहे हैं कि एक दिन में, और मान लीजिए एक एक भी क्वेश्चन बैंक कराएंगे, यानी एक एक सेट भी मरवाएंगे, तो आप सभी लोग का तैयारी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जहाँ पर भी किसी को डाउट होगा, यानी मान लीजिए यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो रहा है हो, तो आप सब लोग कमेंट में बतला दीजिएगा, हम सिर्फ इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लेकर और समझा देंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, ठीक है बाबू, देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी इतना का 19वां पद का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, पहला पद यानी फर्स्ट A1 बराबर कितना दिया है, 3/4। पदांतर, पदांतर का मतलब क्या होता है, डी सार्वंतर, आप सभी लोग पढ़े होंगे, पदांतर या सार्वंतर इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पदांतर कैसे निकलता है बाबू, तो A2 माइनस A1, आप सभी लोग पढ़े होंगे, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू -1/12। ठीक है, अब मान लीजिए एकदम आप सभी लोग को बच्चा वाला मतलब एकदम कैलकुलेशन थोड़ी ना करना पड़ेगा, ये सब तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं, इतना में इतना किए तो मतलब लसा है तो माइनस इतना आ गया। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर 19। अब बोलिएगा सर 19 कहाँ से आ गया, तो देखिए बाबू यहाँ पे दिया है पदों की संख्या कितनी है, 19, तो यानी n बराबर मेरे शेर योद्धाओं कितना है, 19 हो जाएगा। ठीक है, हम सभी लोग को पता है अभिष्ट योगफल, ये यहाँ पे योगफल पूछ रहा है, योगफल का सूत्र होता है ये n/2
2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो उसी फार्मूला पे आप सभी लोग इसको रखिएगा, मान रखा हुआ है यहाँ पर, आप सभी लोग अच्छे से ज़रा समझ लीजिए। जब उसको कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आएगा, फिर इसको हल्का सा कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब जैसे ही इतना आएगा तो उसको आप सभी लोग कॉमन लेकर आप सभी लोग देख सकते हैं, समझा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए 19/2 यहाँ पे आ गया ना, अब यहाँ पे 18 में से 18 गया तो 0 हो जाएगा बटा 12, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है, तो 19/2 गुना 0/12, जब 19 में 0 से करेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा बटा 12। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा से आप सब लोग समझ लीजिएगा, हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं किया है। यहाँ से आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप सभी लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि समानांतर श्रेणी इतना का 89 का अंत 7वां पद ज्ञात कर, ठीक है बाबू। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ दी गई श्रेणी का पदांतर 17 - 13 = 4, A2 - A1 4, अंतिम पद 89 है, अंतिम पद 89 है, इससे पहले वाला पद तो 89 में से 4 चल जाएगा 85। अब बोलिएगा 4 कैसे घटा, तो पदांतर मतलब डी होता है, डी यानी सारा अंतर आ गया हम लोग का 4, ठीक है बाबू। इसका अंतिम पद 89 दिया है, तो 89 में से 4 घटाएंगे तब ना इसका और एक पद पता चलेगा, तो 89 में से 4 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का मतलब अगला जो हम लोग का स्टेप है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उससे यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि श्रेणी का उल्टा क्रम लिखने पर नई श्रेणी 89, 85, 81, 25, 21, 17, 13, ठीक है, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह आ जाएगा तब यहाँ पे लिखे ना, यहाँ प्रथम पद a = 89, पदांतर इतना बराबर -4, ठीक है। तो दी हुई श्रेणी का अंतिम से 7वां पद नई श्रेणी का प्रारंभ से 7वां पद, ठीक है। तो इसका फार्मूला बाबू हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान दिया है बाबू 89 + n-1, n का मान दिया है 7 - 1, डी का मान दिया है -4। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 89 पहले हम यहाँ पर रहने दे रहे हैं, 7 में से 6 जाएगा 1 जाएगा, सॉरी 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब -4 को इधर ला दिए तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 89 6 चौक 24, तो 89 में से 24 जाएगा तो 65 आएगा, यानी इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, 65। देखिए बाबू आप सभी लोग को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी लोग मैथ बनाइए, ठीक है। हम इसलिए आप सभी लोग को ये वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इससे रिलेटेड पक्का है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। तो इतना के बीच की विषम संख्या निकालें तो 1 3 5 7 39, इसको समीकरण 1 मान लिए हम, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह एपी में है जिसका प्रथम पद a = 1 है तथा सार्वंतर d = 2 है, ठीक है। 3 है तो 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 आ जाएगा। पहले हम यह पता लगाएंगे कि उपयोग सभी संख्याओं श्रेणी पदों में संख्या कितनी है, ठीक है बाबू। तो माना कि एपी में पदों की संख्या n है, ठीक है। तब 39 = a+n-1 इंटू डी। ए का मान हम लोग का दिया है 1 + n-1, डी का मान दिया है 2, या n-1 इंटू 2 = 48। अब 48 कैसे आया, तो 49 है, एक इधर आएगा बाबू, तो 49 में से एक घट जाएगा तो 48 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1n-1 = 48/2। अब बोलिए यहाँ पे सर 2 कहाँ से आएगा, तो ये 2 है तो इधर आ गया, इधर आएगा तो क्या होगा, घटा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिए 24 हो जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है। इसलिए n = 24 + 1। अब बोलिएगा एक कहाँ से आएगा, तो n-1 है, जब n इधर a1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 + 1 यानी 25, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए अर्थात उपयोग एपी में पदों की संख्या 25 है,
25 है। तो श्रेणी 1 का योग S25 बराबर 25/2 2A 25 - 1 इंटू डी, तो 25/2 2 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2 25/2। देखिए यहाँ पे 25/2 हो जाएगा, यहाँ पे 24 × 48 48 2 50, तो 2 ले कटाइएगा तो 25, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 625, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 625। ठीक है बाबू, अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एम के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग में के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है बाबू, 3x + y इक्वल टू इतना इतना इतना। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सभी लोग सिर्फ यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। देखिए a1/a2 बराबर इतना हो जाएगा, b1/b2 बराबर इतना हो जाएगा, c1/c2 बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यदि दी गई समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। ठीक है, यानी अर्थात कहने का इसका तात्पर्य यह है, आप सभी लोग अच्छे से समझिए कि 3/2m + -1 बराबर 1/m - 1 इज इक्वल टू नॉट 1/2m + 1। ठीक है, और पहला और दूसरा समीकरण से हमें इतना बराबर इतना मिला है। ठीक है, या 3m इतना 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 से इतना। ठीक है, तो जब इसको हम लेंगे तो m बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, m बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अतः m बराबर 2 के लिए a1/a2 बराबर इतना, तो 3/3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो b1/b2 लेकिन c1/c2 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 + 1 यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, m बराबर 2 के लिए a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2, इसलिए m के लिए रैखिक समीकरण की कोई हल नहीं है। यानी m बराबर क्या आ गया बाबू, m बराबर 2 आ गया। इसका रैखिक समीकरण में कोई युग्म का हल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उस के अंश और हर में से 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों का समीकरण लिखे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई हार्ड भी नहीं है। 2 नंबर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर आप सभी लोग कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक भिन्न बनाना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, बटा। ठीक है, तो भिन्न बनाएंगे तो x/y हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थिति में ये बोल रहा है कि 1 जोड़ने पर वो 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो वो x + 1/y + 1 इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग समीकरण दे देंगे 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि 1 घटाने पर वो 7 हो जा रहा है। ठीक है बाबू, तो x - 1 बटा में y - 1 इज इक्वल टू 7, समीकरण 2, यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए तो बोला नहीं है, सिर्फ समीकरण यहाँ पे बोला है कि कथनों का समीकरण लिखे, समीकरण लिख दिए, और ऐसा आप सभी लोग लिख दीजिएगा बोर्ड में, तो आप सभी लोग का 2 नंबर फाइनल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। ठीक है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से देखिए। तो इतना ही मतलब जो दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे आराम से, कुछ करना नहीं है। अब थोड़ा सा एक लॉजिकल दिमाग आप सभी लोग लगाइए। देखिए जब ऐसा आएगा ना तो इसको कुछ करना नहीं है, आप सभी लोग को किसी भी विधि से इसको आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि, या तो एक फॉर्मूला होता है बहुपद का, उसके विधि भी इसको आप सब लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि से सॉल्व करिएगा तो इजी रहता है, और उस फार्मूला से आप बनाइएगा ना तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग गुणनखंड विधि से ही बनाने का प्रयत्न कीजिएगा एग्जाम में भी। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है बाबू, एकदम बेसिक से आप सभी लोग समझिए, हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे जो मेन मुख्य यानी इसका जो बीचों बीच का भाग दिया है यानी 17 दिया है, इसको आप सभी लोग कैसे तोड़िएगा 2 भागों में, या जोड़कर या घटाकर इसको 17 आना चाहिए।
ठीक है। तो देखिए जो पहला हम लोग का दिया है तो पहला हम लोग यहाँ पे लिख दिए 6x² प्लस में। अब देखिए हमको क्या करेंगे तो 17 आएगा, 17x आना चाहिए। ठीक है बाबू, 17x आना चाहिए, जोड़िए या घटाइए, आपका 17x आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम 9 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 17 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट में है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है मेरे प्यारे योद्धाओ, तो सभी लोग अच्छे से देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 9 है, तो हम यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6 भी चल जाएगा, तितरी का 9 भी चल जाएगा। तो यहाँ पे 3x ले लिए, दोनों में x है, तो 3 दूना 6x² प्लस तितरी का 9x प्लस, अब ई वाला में देखेंगे 8 है 12 है, तो 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 है, 4 3 12, तो 4 है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो 3x बराबर -4 या x बराबर इतना, इसलिए x बराबर -3/2 बराबर -4/3, यानी इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? जिन सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने में अच्छा लग रहा है यानी समझ आ रहा है अच्छे से, तो उन सभी लोग से एक छोटी सी निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दे बाबू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें और 15 क्वेश्चन रह गया है, तो हम लोग कल देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा तो आप सभी लोग को समझने में भी थोड़ा कष्ट हो सकता है। लेकिन आप सभी लोग जहाँ आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे से और पढ़ाई तेज कर दीजिए, आप सभी लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी लोग का बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमसे लास्ट में जुड़े हैं, तभी हम पूरा प्रयत्न करेंगे आप सभी लोग अच्छे से पास हो जाए। ठीक है बाबू, क्योंकि आप सभी लोग हमसे शुरू में जुड़े रहते हैं तो थोड़ा माहौल दूसरा रहता है ना। अब मान लीजिए 1 महीना में हम क्या कर सकते हैं, तभी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग के एग्ज़ाम के सेंटर जो इस दिन रहेगा उस दिन तक हम पूरा लगन से अपने मेहनत करते रहेंगे, और आप सभी लोग को हम प्रयत्न करेंगे कि सभी लोग का मतलब अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। सबका मतलब 350 प्लस ही नंबर है। ठीक है बाबू, और जो लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी लोग तो 450 भी पार करें, हम यही आप सभी लोग से आशा करते हैं। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।